नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2FA के बारे में आगे क्या नया अपडेट निकल कर आया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है और ये क्यों लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, पहले जो AEPS का काम हुआ करता था वो एक बेलगाम घोड़े की तरह हुआ करता था, यानी कि बैंकों द्वारा काफ़ी जो है लिमिट ज़्यादा दी जाती थी और आप कितना भी पैसा किसी भी समय पर निकाल सकते थे। लेकिन हमने देखा है कि कोरोना के बाद काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ में जो फ्रॉड की शिकायतें हमें ज़्यादा देखने को मिली और इसका फ़ायदा उन रिटेलरों ने उठाया जो कि जालसाज़ी का काम करते हैं। यानी कि उन्होंने ये देखा कि कई सारे जो ग्राहक हैं वो आँखें बंद करके किसी भी दुकानदार के पास जाकर आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल रहे हैं। और पहले क्या होता था दोस्तों कि ये जो नियम नए-नए इस वर्ष लाए गए, वो नियम पहले जो बंधन कारक नहीं थे, यानी कि वो थे ही नहीं लगभग, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। जैसे कि कई सारे रिटेलर क्या करते थे, घर-घर जाकर लोगों की KYC का काम करते थे। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि जितने भी सरकारी काम होते थे उनके लिए जो ई-KYC के माध्यम से काम किए जाते थे, जिसके लिए बायोमेट्रिक थंब लिया जाता था। लेकिन कई सारे लोगों ने इसका गैर फ़ायदा उठाया, यानी कि लोगों के साथ में 420 करनी शुरू कर दी। वो लोग लोगों के घरों पर जाते थे, कहते थे कि हम सरकारी इस विभाग से आए हैं और आपका राशन कार्ड, बैंक अकाउंट या किसी अन्य काम के लिए आपका हमको जो है KYC करवाना है, आपका थंब लगाना है। तो वो लोग क्या करते थे, ग्राहकों के घरों पर जाते थे और उसके बाद में उनको राशन कार्ड माँगते थे, आधार कार्ड माँगते थे, उनसे उनका बैंक का डिटेल लिया जाता था और उन्हें पूछा आपकी बैंक कौन-सी है। उसके बाद उनका बैंक का नाम डालकर और उनका थंब लगाकर उनके बैंक खातों से जो पैसों की चोरी की जा रही थी। और इन्हीं सब शिकायतों के बाद में जब ये शिकायतें बैंकों के पास आई और बैंकों ने इसका जो अ, ये जो शिकायत है वो NPCI की तरफ फॉरवर्ड किया और NPCI ने बैठकर ये नियम लाया कि इन बेलगाम घोड़ों को रोका कैसे जाए। हालाँकि इन वजह से दिक्कत ये हुई कि जो जेन्युइन रिटेलर थे उनका जो काम है वो ठप हो गया। क्योंकि उसके बाद सबसे जो पहला नियम लाया गया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया कि ये महीने में सिर्फ़ और सिर्फ 4 बार ही पैसों के हम विड्रॉल करके देंगे। भले ही आप ₹100 निकालो, 10,000 रुपये निकालो या कितना भी निकालो, हम पूरे महीने में आपको 4 बार तक का ही विड्रॉल देंगे। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना AEPS प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से बंद करवा दिया। और इसके बाद जब ये शिकायतें और चार्जबैक की जो सबसे ज़्यादा शिकायतें बैंकों द्वारा जब NPCI के पास जाती है, तो NPCI ने एक निर्णय लिया कि जितने भी रिटेलर हैं, खासकर जो जेन्युइन रिटेलर और जो फेक रिटेलर है, इनका जो अ, एक चार्ट बनाया गया कि हमें कितने रिटेलर से शिकायत आ रही है, किन-किन एरियो से आ रही है। तो जिन एरियो पे मतलब जिन पिन कोड एरिया पर सबसे ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, उस पिन कोड को ही ब्लॉक कर दिया गया। यानी कि वहाँ के रिटेलर, भले ही चाहे वो सही और जेन्युइन रिटेलर ही क्यों ना हो, उसकी भी आईडी को बंद करवा दिया गया। लेकिन जो बाकी के रिटेलर हैं उन्हें ढूँढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लोग आईडी का इस्तेमाल काफ़ी कम करते थे या ना के बराबर करते थे। और इन 420 लोगों ने क्या किया था दोस्तों, कि कई सारे जो रिटेलर हैं जो अपने ज़ेरॉक्स आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से इन्होंने कई सारे लोगों की नकली नाम से भी EPS की आइडिया प्राप्त करके रख ली थी। जिसके बारे में NPCI को पता चला कि जब NPCI लिखे गए पते पर जब एक चार्जबैक की आपको मेल भेजता है आपको या फिर आपके घर पर एक लेटर भेजता है। हालाँकि आजकल तो मेल और कस्टमर केयर के माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन पहले हमें घर पर लेटर भी आता था जब हमारा आधार कार्ड हमारे जो स्टोर पर हमें लेटर भी भेजा जाता था, लेकिन अगर रिकवरी नहीं होती थी तो। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें ये पता चला कि ये रिटेलर इस जगह पर मौजूद ही नहीं है और जो जहाँ से पैसा निकाला गया है वो सेंटर अलग है और ये जगह अलग है और ये रिटेलर उसका काम करता ही नहीं है। तो उन्हें इस बारे में पता चला कि ये कई सारे जो जालसाज़ लोग हैं उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट पर नकली EPS की आइडिया बनाई है। तो इसीलिए उन्होंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू किया। इसके माध्यम से जितने भी रिटेलर हैं उन्हें दिन में शुरुआत में एक बार अपना थंब लगाकर अपनी आईडी को वेरीफ़ाई करना है और उसके बाद ही वो EPS के माध्यम से पैसा निकाल सकते थे। चलिए, ये नियम आने के बाद भी रिटेलरों को काफ़ी परेशानी नहीं हुई। हाँ, जो लोग 420 और फ्रॉड का काम करते थे, यानी कि उन्होंने किसी अन्य लोगों के नाम से जो आईडी लेके बना के रखी होगी, उन लोगों का काम इसमें काफ़ी कठिन हुआ और उनकी आईडी जो है वो यूज़ होना बंद होगी, क्योंकि जेन्युइन रिटेलर के पास उसकी आईडी है और उसी का थंब है, तभी वो आगे यूज़ कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी NPCI के पास चार्जबैक की शिकायतें कम नहीं हुई और जो ये फ्रॉड लोग हैं इन्होंने भी नए-नए तरीके निकाले, यानी कि वो उसके पास जाते थे और जिसके नाम से आईडी होती थी उसके साथ में भी इनकी जो है साठगांठ रहती थी। तो ये सुबह उनका थंब लगा लेते थे और अलग-अलग जगह पर जाकर उनका जो है पैसा विड्रॉल कर लेते थे। उसके बाद NPCI ने इस पर ख़ास नज़र रखी कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं उन्हें पूरी तरह से रोकना है, मतलब किसी भी तरह से रोकना ही है। और इसके बाद इन्होंने एक नया निर्णय लिया कि हर एक कस्टमर के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद रिटेलर को भी उसका फिंगर लगाना अनिवार्य है। और ये नियम 1 जनवरी 2024 के बाद
एकदम कठोरता से लागू कर लिया गया और उसके बाद जितने भी रिटेलर थे जो अपने माता पिता भाई बहन या फिर अपनी दुकान पर खुद के नाम से भी अगर आईडी लेकर काम करवा रहे थे या फिर जिनके नाम से आईडी है लेकिन उसकी वो अपने एम्प्लॉय यानी कि दुकान पर वो लोग दूसरा काम करते थे और अपने एम्प्लॉय को आईडी देकर अपने दूसरे काम करने के लिए बाहर चले जाते थे। हालांकि वो जेन्युइन रिटेलर है और वहीं पर से उनके सेंटर से ही वो लोग काम कर रहे थे, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड काम नहीं किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद उन सभी रिटेलर को काफ़ी समस्या मतलब लगभग वो लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि अगर किसी रिटेलर की आईडी उसके पिताजी के, माताजी के, उसके भाई के, बहन के या किसी के भी नाम से अगर उसने लेके रखी होगी तो वो उसे दिन भर दुकान पर बिठाना ये असंभव हो गया और इस वजह से उन लोगों की जो है वो पूरी तरह से वो बेरोजगार हो गए ईपीएस और मनी ट्रांसफ़र के काम को लेकर। इसके अलावा इसमें जो दूसरी जो समस्या आई वो ये थी कि दिन भर तो उन्हें बिठाना पॉसिबल ही नहीं था। इसके अलावा एमपीसीआई ने नई जो है ईपीएस की आईडी देना भी बंद कर दी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों की हमें शिकायतें मिलने शुरू हो गई थी कि नई रिटेलर आईडी तो बन रही है लेकिन उससे मनी ट्रांसफ़र का काम भी जल्दी नहीं शुरू किया जा रहा है और नहीं उनके ईपीएस के राइट्स को शुरू किया जा रहा है, क्योंकि एमपीसीआई इस पर काफ़ी कठोर हो चुका है और उसने इस पर काफ़ी तेज़ नज़र रखी कि इनके अब किसी और कस्टमर के साथ में फ्रॉड न होने पाए। और इसके अलावा बैंकों को भी विशेष निर्देश दिए गए। हालांकि 2 जून 2023 के दिन एक लेटर बैंकों को एनपीसीआई ने दिया था कि आप जितनी भी ईपीएस पोर्टल है और सभी बैंकों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप लोग ईपीएस के माध्यम से 50,000 रुपये की विड्रॉल और पूरे महीने में 4 बार तक के कस्टमर्स को जो आप लिमिट दीजिए जिससे कि वो पैसा आसानी से अपना निकाल सके। लेकिन ये लेटर जब बैंकों को मिला तो बैंकों ने इसमें अपनी असमर्थता जताई। उनका ये कहना था कि हमारे पास ग्राहकों के काफ़ी ज़्यादा चार्जबैक की शिकायत हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए बाकी कुछ तो नहीं दोस्तों, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने 1 जनवरी 2024 के बाद अपना ईपीएस पोर्टल पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि इनका जो ईपीएस ग्राहक सेवा केंद्र थे वो पहले काफ़ी चला करते थे, लेकिन इन्होंने अपने जो ईपीएस सेंटर है चाहे वो बैंकों के हो या फिर प्राइवेट कंपनी के, इन सभी को उन्होंने काफ़ी पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन इनकी जो ईपीएस की जो सेवा थी वो प्राइवेट पोर्टल पर शुरू थी, लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक को लेकर भी काफ़ी शिकायतें देखने को मिली है कि इन बैंकों का जो पैसा है वो काफ़ी सारे रिटेलर अलग-अलग वीडियो बना के आपके सामने पेश करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालना है तो आप ये बायोमेट्रिक डिवाइस ले लो, आप आइरिस ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो। तो दोस्तों आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंक एंड की तरफ से ही बंद है। आप कितने भी कोशिश कर ले आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपने नया डिवाइस लिया है और आप पैसा निकाल भी रहे हैं और 1-2 दिन आपके निकलेंगे, बाद में आपका फिर से बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपको पिछले कुछ समय में एक वीडियो जारी किए गए थे कि भाई आप आइरिस स्कैनर ले लो और इसके माध्यम से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पहले हम लोग बैलेंस तो भी चेक कर पा रहे थे, लेकिन अब उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का 10 में से सिर्फ एक ही रिटेलर का पैसा विड्रॉल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है और वो अब तक क्यों इससे बचा हुआ है उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अब ये जो न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसके शुरू करने का जो उद्देश्य था वो था ये कि जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है वो सेफ़ नहीं है। कई सारी ऐसी भी शिकायतें देखने को मिली कि ग्राहक जो है वो कलकत्ता का रहने वाला है और उसका पैसा जो है वो गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में विड्रॉल हुआ है। और इस ऐसी शिकायतें मिलने के बाद जब ये शिकायतें यूआईडीआई के पास गई तो उसने ये पाया कि जो अभी जो L0 कैटेगरी के हम लोग बायोमेट्रिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिवाइस जो है वो पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। उस पर वो लोग नकली फिंगर बनाकर भी पैसा आसानी से विड्रॉल कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए यूआईडीआई ने जितनी भी बायोमेट्रिक कंपनियाँ थी उन्हें ये निर्देश दिया कि आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को जो है वो चेंज कीजिए और 100% सेफ डिवाइस हमें दीजिए। और इसी को देखते हुए पहले L1 डिवाइस का जो ट्रायल हुआ और उसके काफ़ी ट्रायल के बाद जब सक्सेस हुआ तो यूआईडीआई ने जितनी भी बायोमेट्रिक कंपनी थी 1 जनवरी 2023 के दिन इन सभी को एक नोटिस इशू कर दिया कि आप लोग जितनी भी L0 डिवाइस है हम उनको 30 जून 2024 के बाद जो है वो मार्केट से निष्क्रिय कर देंगे, यानी कि अब वो आगे काम नहीं करेंगे। चाहे आप नए डिवाइस बेचो या पुराने बेचो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप लोग मार्केट में L1 डिवाइस को ही आप सेल आउट के लिए निकालेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं दोस्तों कि आज 15 जून 2024 है और आज भी आपको मार्केट में L0 डिवाइस आसानी से और धड़ल्ले से बिकते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी सारी और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि मंत्रा कंपनी का डिवाइस तो आपको अलग मिल जा रहा है, यानी कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप में है और उसका मॉडल नंबर भी 110 है, जो कि L1 कैटेगरी का है। लेकिन दूसरी जो समस्या वो स्टारटेक और मोर्फो के डिवाइस को लेकर है कि इनकी डिवाइस का जो डिज़ाइन और कलर चेंज नहीं किया गया है।
सिर्फ आपको सीरियल नंबर से ही ये पहचाना होगा कि L1 डिवाइस है या नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि अगर आप लोग मोर्फो या फिर स्टार्टेक की तरफ जाना चाहते हैं तो आप 1 जुलाई तक का वेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद या फिर उससे 2-3 दिन पहले ही आप परचेस कीजिए, ताकि अगर आप लोग ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो आप 2-3 दिन पहले परचेस कीजिए, क्योंकि आपके पास आने में 3-4 दिन का समय लग सकता है। तो अगर 1 जुलाई के बाद आपके हाथ में आता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये ओके है या नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद में L0 चाहे वो कैसा भी डिवाइस हो काम नहीं करने वाला है। सिवाय आइरिस स्कैनर को छोड़ के बाकी सभी डिवाइस निष्क्रिय होने वाले हैं, और काफ़ी सारे डिवाइस जो है वो UIDAI द्वारा पहले ही बंद कर दी गई, जिन्होंने अपना RD सर्विस रिन्यू नहीं किया था इस वजह से। तो अब ये जो अपडेट निकल का है कि 1 जुलाई के बाद में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बार-बार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारी पहले व्यवस्था थी कि आपको दिन में एक ही बार 2FA करना पड़ेगा बायोमेट्रिक डिवाइस को। अब आप लोग कहेंगे ये अगर 2FA हट ही रहा है तो फिर हमारा डिवाइस बंद क्यों किया जाए? तो दरअसल दोस्तों L1 डिवाइस जो है वो पूरी तरह से कठोरता से लागू हो रहा है, इसी वजह से 2FA को येस बैंक द्वारा जो है वो बाईपास किया जा रहा है, यानी कि आपको दिन में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना होगा, और बाद में आप दिन भर चाहे कितने भी कस्टमर्स का पैसा विड्रॉल करें, आपको बार-बार अपना फिंगर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, हमें आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आपके पास जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क हो, आप मेरा वीडियो उससे शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी-अच्छी जानकारी और आपके काम आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।